हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड द रूल ऑफ द रोड चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कवर करेंगे। यदि आपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से पढ़ने के पश्चात भी किताब, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक में जाके सारी जानकारी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे प्रस्थान करते हैं। अब यहां पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर दिया है ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हमेशा एक्सरसाइजेस की स्टार्टिंग में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि यहाँ पर जो हम इसका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है तो ज्ञान जो है एक से दूसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास जाता है। तो इकट्ठा होकर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लिखने में भी ये विषय आता है और कहीं ना कहीं चर्चा करने में भी ये विषय आता है। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। What makes life a pleasant experience? The awareness of one's rights or consciousness of one's duties. अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वर्ड दिया प्लेजेंट। प्लेजेंट, अब प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? नाइस, इंजॉयबल और फ्रेंडली। आपने सुना होगा कि कितना प्लेजेंट मॉर्निंग है, कितनी बढ़िया दिन है, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बात है एक्सपीरियंस की, अनुभव, तो कितना बढ़िया अनुभव। तो व्हाट मेक्स लाइफ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, क्या बनाता है आपके जीवन को बहुत बढ़िया अनुभव। द अवेयरनेस ऑफ वंस राइट्स और कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ड्यूटीज। अब देखिए यहाँ पर दिया है और, तो अब क्या बनाता है हमारे जीवन को खूबसूरत? या तो अवेयरनेस ऑफ वंस राइट, जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी होना, या चैतन्य होना अपनी ड्यूटीज के प्रति। अब आप ही बताइए, मेरे अनुसार तो दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि जो बैलेंस है ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की आवश्यकताएं जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दिए हैं हिंट्स। मैंने यहाँ पर हिंट्स प्रोवाइड किए हैं कि ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे बात करना है, कैसे लिखना है। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं, हाथों हाथ चलते हैं, एक वाला हाथ भी, ये वाला हाथ भी हैंड इन हैंड। लाइक इसकी भी बोल वाला है और इसका भी बोल वाला है, दोनों का रोल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इफ अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज राइट्स, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जानता, उनके बारे में सजग नहीं है, ही शी इज लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड, तो क्या होगा, उसका शोषण हो जाएगा। अब यहाँ पे शोषण, अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लॉइटेड, नहीं उसके साथ क्या होगा, शोषण हो जाएगा। अब शोषण से हम क्या समझते हैं, इसका अर्थ साफ है, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने राइट्स, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाता, तो ये अति आवश्यक बात समझने वाली है कि उस समय कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन कर सकता है। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक आदमी है, वो आदमी जा रहा है, अचानक से एक आदमी आया, उसने क्या करा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी, उसको एक्सीडेंट हो गया जानबूझ के, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं था, पता था कि क्या अधिकार होते हैं। अगर उसको पता होता कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है तो वो क्या करता, पुलिस को कॉल करता। ठीक है, तो चलिए, इन ओल्डन डेज, जो पुराने समय की बात है, ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड कंज्यूमर्स। पहले के समय में क्या होता था, जो ट्रेडर्स थे, अब ट्रेडर कौन होते हैं, ट्रेडर वो लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं।
वे क्या करते थे, भोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स के साथ क्या करते थे, शोषण करते थे। नाउ कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट व्हाट ही और शी पेज। मान लीजिए आप कोई दुकान में गए, दुकान में जाने के पश्चात आपने क्या करा, आपने वहाँ पर जाने के पश्चात एक हल्दी का डब्बा लिया। हल्दी जानते हैं ना क्या होती है, तो हल्दी लकड़ी की होती है। अब किसी ने क्या करा, दुकान वाले ने नकली हल्दी की लकड़ियाँ बना के डाल दी, और जब आपने खाना खाया तो आपको ये बात ज्ञात हो गई कि ये जो हल्दी की लकड़ियाँ हैं, जो हल्दी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास अधिकार नहीं है, तो आप ना तो पुलिस के पास जा पाओगे, ना कंज्यूमर फोरम में जा पाओगे। जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। इसी बात के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अधिकारों की आवश्यकता है। अब अधिकार बन गए तो हम कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर राइट होने के कारण हमारे पास ये अधिकार है कि हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। So he she can have his her rights enforced through consumer courts। अब जो कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय होते हैं, वहाँ पर जाकर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर जाकर हम हमारी शिकायतें जो हैं उनको दर्ज करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ वंस राइट्स इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अधिकारों का जो जानकारी है, अधिकारों की जो जानकारी है, अवेयरनेस है, ये हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्यों? अगर हम इनके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। ड्यूटीज आर एज इंपॉर्टेंट एज आवर राइट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, राइट्स एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि जो ड्यूटीज़ हैं उनका कोई रोल नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं। ऑफन पीपल वॉन्ट टू इंजॉय देयर राइट। हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का क्या करना चाहता है, लुत्फ उठाना चाहता है, बट इग्नोर देयर ड्यूटीज़। पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने ड्यूटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, हम सभी यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के, भारत भूमि के। अगर हमें अधिकार देती है सरकार कि अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो आप आओ पुलिस के पास, लेकिन आप इसी देश के निवासी होकर कूड़ा कचरा फेंकते हो रोड पर, तो क्या ये अच्छी बात है? भले ही इस ड्यूटी के लिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें। टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। अगर आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक का ये अधिकार बनता है, ये एक ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी को निभाए। टू स्टॉप एन इलीगल एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो कानून के खिलाफ होती हैं, उनको कहते हैं इलीगल। इज़ द ड्यूटी ऑफ नॉट ओनली द पुलिस बट एवरी सिटीजन्स ड्यूटी। ये आवश्यक नहीं है कि पुलिस वाला ही आकर आपको कहेगा कि गलत है। कुछ चीज़ें होती हैं जहां हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रीजनेबल कंसिडरेशंस, उनको हमको ध्यान रखना है ड्यूटीज़ में भी। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ असाइंड सर्टन ड्यूटीज़। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं संविधान। संविधान, संविधान क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। हैज असाइंड सर्टन ड्यूटीज टू द सिटीजन्स। अब यहाँ पे असाइन का मतलब क्या होता है, टू गिव समथिंग टू समबडी। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ किसी को देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, हमें ड्यूटीज़ भी असाइन किए। तो सेट ऑफ रूल्स, ड्यूटीज़ है ना, रेगुलेशन, सब उसमें आ जाता है। इफ वी वॉन्ट लाइफ टू बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, लाइक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपनी ड्यूटियों को फॉलो करना है। टू आवर इंस्टीट्यूशन,
जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में हमारा क्या क्या आ जाता है, समाज में ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनजीओ हो गए, स्कूल हो गए, कंपनीज हो गई, ये सब इंस्टीट्यूशन में आते हैं। टू आवर फैमिली, टू आवर नेशन एंड टू द होल ह्यूमैनिटी। तो हमें क्या करना है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए क्या करना है, हमें ये प्रयास करना है कि हम अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है बी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान जो है अत्यंत भयावह होता है। अल्प ज्ञान से आप क्या समझते हैं? अल्पज्ञानी लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि एक छोटा सा जार है, अगर उसमें पानी है तो कहीं ना कहीं वो हिल के पानी बाहर आ जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा कैन है वो पूरी तरीके से फुल होना चाहिए। ज्ञान से आपको लबालब होना चाहिए। आधा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक है। मान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं, आपने सीरियल में देखा कि मैं जो हूँ, मेरे पास एक दिल है, एक हार्ट है, और हार्ट की सर्जरी करने से हार्ट सही हो जाता है। अब आपके पिताजी को आप लाइक कोई भी हो, मान लीजिए कोई एक ए और बी है, तो ए व्यक्ति ने देखा कि मेरे फादर को क्या प्रॉब्लम है हार्ट की, तो वो क्या करेगा, ए अपने फादर बी के पास जाएगा और उनको नींद की गोली दे के हार्ट की सर्जरी कर देगा। और आप सोचो, वो ना तो डॉक्टर है ना तो कुछ है, बस उसने सुना है कि हार्ट की सर्जरी करने से हार्ट को निकालो, उसको सही करो, छेद है उसको फिल कर दो। तो आप खुद सोचिए ये कितनी फनी सी बात, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, क्योंकि उसने को पता ही नहीं है कि इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने 6-6 7-7 साल लगाने पड़ते हैं। तो यही बात है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग इन अवर टाइम्स। नॉलेज इज सो इनोरमस, लाइक नॉलेज का भंडार तो बहुत है, इतना ज्ञान मौजूद है आज कि जिसका तो हम अतः भी नहीं जान सकते। जैसे ज्ञान, अगर आपने ये बात सुनी होगी कहीं ना कहीं कि बहुत पहले एक कथा थी, पौराणिक कथा होगी, उस कथा में कहा था कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर जो है बहुत है ना, उनका आदि है ना अंत है, वैसे ही ज्ञान भी ईश्वर के ही समान है। That we can hope to get only little out of it. Unless we have a little knowledge about everything, we cannot use it. आधा ज्ञान होगा तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। So a little knowledge about how to keep fit. अगर हमारे पास थोड़ा ज्ञान है सही रहने का, आप जिम गए, जिम जाके आपने अपनी बॉडी बना ली, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था कि कोई ऐसा खाना खाने से आपकी बॉडी बन जाती है। लोग क्या करते हैं, जाके कुछ भी खा लेते हैं और बॉडी भुला लेते हैं, और बाद में जब बुढ़ापा आता है तो उनकी कंडीशन ही खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें जानकारी रखनी है, साधारण जानकारी कम भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जानकारी होना चाहिए जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हो। हाउ टू यूज द कंप्यूटर, हाउ टू ड्राइव एंड हाउ टू ट्रैवल इज यूजफुल। हाँ, अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो ये बढ़िया है, बट समटाइम्स वी ट्राई टू यूज अवर लिटिल नॉलेज इन सच अ वे एज इफ वी नो ऑल। हम कभी कभी तो ऐसा दिखाते हैं जैसे हमको तो बहुत नॉलेज है। वी मे हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, बट टू एक्ट एज अ डॉक्टर टू वन सेल्फ और टू अदर्स कैन बी डेंजरस। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे, आपने यूट्यूब चैनल में देखा कि इस तरह से करते हैं, आप गए और आपने काम किसी भी व्यक्ति को क्या करा, एकदम उसकी तो हालत ही खराब कर दी। तो यहीं पर ये बात आ रही है। तो ग्रुप डिस्कशन में ये जो टॉपिक है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहाँ इस बात पे फोकस करता है कि हमको इस तरह डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ, जहाँ हम चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीकी से उदाहरण दे देकर समझ सकें चीज़ों को। इनोरमस, वेरी बिग और वेरी ग्रेट। अब देखिए, हम आते हैं कंपोजिशन में। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अब हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। अ सिटीजन, एक नागरिक, हैज इट्स ड्यूटीज। एक नागरिक होने के नाते एक आदमी के अपने खुद के क्या होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड सम फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान है जिसकी हम बात करते हैं ना,
उसने क्या करा, हमको प्रदान किया है, असाइन किया है कुछ मौलिक ड्यूटीज टू ऑल सिटीजन, हर एक नागरिक को। एवरी सिटीजन शुड ट्राई टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। ही शी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड नॉट टू डिग्रेड देम। अब फॉरेस्ट जो है उनको क्या करना है, हमें उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। अवर रिवर्स एंड वाटर बॉडीज आर गेटिंग पॉल्यूटेड। जो हमारी रिवर है, जो हमारा वाटर है, वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये हर एक आदमी की ड्यूटी है या सिटीजन की ड्यूटी है टू अवॉइड पॉल्यूटिंग दैम। दे शुड नॉट डंप गार्बेज। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, गार्बेज को क्या करना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। गार्बेज यानी गंदगी। इनटू दैम, कहीं और, जैसे नदी हो गई है ना, आप गार्डन हो गया, वहाँ पे हमें डंप नहीं करना चाहिए। देयर आर सेवरल मॉन्यूमेंट्स। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इन अवर कंट्री, दे आर अवर नेशनल हेरिटेज। अब देखिए, अब अगर आप बात करते हैं अजंता इलोरा केव्स की, ताजमहल की, तो ये सब क्या है, हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, देश की धरोहर। अब यहाँ पर बात बनती है इस बात की कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप एक समाज के रहने वाले व्यक्ति हैं और समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का, मौलिक कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। Every citizen should protect them from being vandalized. Vandalized. अब यहाँ vandalized का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी, विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम किसी चीज़ का क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, किसी व्यक्ति का, खुद का। कैसे नुकसान करते हैं, बीइंग वेंडलाइज। अब एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट दैम। हर एक आदमी या हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को वेंडलाइज करने से, नुकसान पहुंचाने से, प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचाने से, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वेंडलाइज किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पर समझिए वेंडलाइज का मीनिंग इस तरह से है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ट्रेन हो गया, बिल्डिंग हो गया, अगर हम नागरिक होकर ट्रेन को क्या करते हैं, ट्रेन को गंदा कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्पिट कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कलर डाल दिया, है ना, गलत काम। लाइक आप जो भी चीज़ें अच्छी नहीं होती वो उसके साथ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हो। वी शुड प्रोटेक्ट देम। हमें क्या करना है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। ऑल ऑफ एन शुड ट्राई टू बी काइंड टू एनिमल्स। और हर एक व्यक्ति को क्या करना है, एनिमल्स के प्रति जो है बहुत काइंड होना है। वी शुड बी गुड सिटीजन्स। हमें क्या करना है, हमें बहुत बढ़िया सिटीजन्स बनना है, अच्छा नागरिक बनना है। एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। और हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देनी है किसको, फीलिंग्स को और प्रैक्टिसेस को, ऑफ ऑल पीपल। हर एक आदमी के अंदर क्या होती है, फीलिंग होती है। हर एक आदमी क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता है, तरीके हैं उसके अलग अलग। रीजन और सेक्स दे बिलोंग टू। अबव ऑल वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी। और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें अपने चहुमुखी विकास करना, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना है। एंड कैरेक्टर टू एबल टू सर्व आवर नेशन बेटर। और अपने राष्ट्र को क्या करना है, बढ़िया बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पे, रोल ऑफ पुलिस इन सिविल सोसाइटी। सिविल का मतलब क्या होगा, यहां पर हम लोग नागरिक, जो नागरिकों से जो सोसाइटी बनती है वो सिविल सोसाइटी कहलाती है। एवरी मॉड, अब देखिए रोल ऑफ पुलिस, तो यहां पर पुलिस जो है उनका क्या रोल है सिविल सोसाइटी में, हमको इसके बारे में चर्चा करनी है। यानी यहाँ पे हमको पैराग्राफ लिखना है। अब हम कैसे लिखेंगे, एवरी मॉडर्न सिविल सोसाइटी नीड्स पुलिस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। जो भी कानून बनाए गए हैं उनको सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए उनको क्या करना है, हमें उनको आगे तक ले जाने के लिए, उनका पालन हो रहा है,
कि नहीं हो रहा उसको देखने के लिए क्या आवश्यक है? पुलिस की आवश्यकता यहां पर है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड टू हेल्प लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ठीक है, और यहां पर क्या दिया? एंड टू हेल्प द लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। और जो लोग क्या कर रहे हैं, लॉ को मान रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं ना, यहां पे इसका मीनिंग निकलता है पालन करना, अबाइड कर रहे हैं। द पुलिस इज नीडेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब पुलिस यहां पर किस लिए आती है? क्या रोल है पुलिस का? ताकि वे क्या कर सके, वह लॉ और लॉ को मेंटेन कर सके, ऑर्डर को ला सके। एक समाज में यदि लॉ नहीं है, कानून नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? दे कीप वॉच, देखते हैं, वॉच का मतलब देखना होता है, ऑन इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटी। इलीगल इमोरल का मतलब यहां पर यह है गलत काम जो हमारे नैतिकता के खिलाफ हो, इमोरल एक्टिविटी। इलीगल का मीनिंग यहां पर यह है कि जहां आप कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। एंड ब्रिंग द कुलप्रेट टू बुक। अब यहां पे जो कुलप्रिट्स होते हैं उनको क्या करना है? उनको अपने राह में लाना है। तो कुलप्रिट्स क्या है? अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। वो व्यक्ति वो होता है जो कुछ गलत काम करता है, उसको कुलप्रिट कहते हैं। The police force should behave and act in a manner that even the poorest and the most helpless person feel free to ask for help. अब यहाँ पर देखिए, जो पुलिस फोर्स है, जो पुलिस है इकट्ठा होकर should behave and act in a manner, उनको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से एक्ट करना चाहिए that even, जिससे क्या हो, जो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो और जिसको बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता, जो हेल्पलेस पर्सन है, फील्स फ्री टू आस्क फॉर हेल्प, वो उनसे क्या कर सके? मदद मांग सके। आपने सुना होगा कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने से क्या होता है? जैसे आपने कोई गलत काम करा और आपने उनको धन दौलत दी, थोड़ा अर्थ प्रदान किया उनके हाथों में, लीजिए सर, और वो आपको छोड़ देंगे, तो ये तो गलत है ना। ये एक समाज में रहते हुए जब एक पुलिस ऐसा काम करेगी तो वो कितनी गलत बात है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को हर एक का ख्याल रखना है। कभी कभी कुछ गरीब लोग होते हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाते, उनके साथ भी कुछ गलत काम करते हैं लोग, उनको मार पीट के चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कितने बूढ़े बूढ़े लोग भीख मांगते हैं सड़क में। कभी कभी तो बच्चे ही अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो पुलिस वालों का ही कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पर अपना रोल जो है निभाएं। अगर मैं आपसे कहूँ कि असली हीरो कौन है, असली हीरो तो पुलिस वाले हैं। क्यों हैं? क्योंकि यदि वह लोगों की सेवा करते हैं तो असली हीरो तो वही हैं। अब आप सुपरमैन तो देख नहीं सकते। पुलिस इज मीन्ट टू हेल्प द सिटीजन्स एंड नॉट टू हैरेस देम। पुलिस वालों को इसलिए नहीं रखा है कि वो लोगों को क्या करें, उनको परेशान करें, एक डंडी लेकर आया मारने लग गए, नहीं, इसलिए नहीं। पुलिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर्स सो दैट इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट फियर और फेवर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कभी कभी क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, दबाव होता है। किस कारणवश दबाव होता है? जैसे कि उनसे कहा गया कि आपको यहाँ पे कर्फ्यू लगाना है। अब वो कर्फ्यू लगाने के लिए उनको क्या करना है? हर एक आदमी को हटाना है। लेकिन अगर कोई आदमी आ जाता है तो कभी कभी तो कहा जाता है कि कर्फ्यू में किसी को शूट भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे आ जाता है कोई व्यक्ति। कुछ जगहों पे ऐसे बहुत कठिन नियम लागू किए जाते हैं या पुलिस वाले उनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि पुलिस वालों को भी कभी कभी इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है और उनको दिया भी जाना चाहिए, आज़ादी दी जानी चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा अफसर है तो उसने चोर को छुड़वा दिया पुलिस वाले से कहकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यहां पर देखने वाले हैं डिक्शनरी यूज। डिक्शनरी, अब जितनी भी एक्सरसाइजेस पूर्व में हमने की हैं वही सेम एक्सरसाइज यहां पर है। आपको अपनी डिक्शनरी निकालनी है, उसमें से वर्ड सर्च करने हैं। मैंने यहां पर इजीएस्ट वर्ड्स आप लोगों के लिए निकाले, देखते हैं यहां पर। अब देखिए, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहां पर डिक्शनरी का रोल क्या होता है? एक तो इनका मीनिंग निकालना और दूसरा इनकी स्पेलिंग्स को सही करना। अब देखिए, पेट्रोगार्ड,
नेबोर, लाइक व्हाट आर दीज स्पेलिंग्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें क्या करना है, इनकी स्पेलिंग्स को सही करना है। अब देखिए, अब यहां दिखा है पेट्रोगार्ड, जबकि ये है पेट्रोग्रेड, पेट्रोग्रेड, तो यहां पर आर आएगा। अब यहां पर देखिए नेबर, तो यहां पर क्या है, बोर लिखा है, ये तो बर होता है, तो ओ यू आर आ जाएगा। अब यहां पे क्या दिया है, सेक्रीफाइस, तो यहां पर सी आएगा, यहां पर एस नहीं आएगा। यहाँ कर्टिल्ड, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, हमें क्या लिखना है, AILED लिखना है ना। अब देखिए प्रिजर्व, अब ये तो प्रेजरी लिखा है, प्रिजर्व होता है PRESERV। इल्यूमिनेटिंग, अब क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना, तो इल्यूमिनेटिंग होगा, ठीक है। अब देखिए इम्पीड, यहाँ पर ई नहीं आया, ई लगाएंगे हम, ये हमने क्या किया, डबल एल लगाया। रिडिकुलस, अरे देखो रिडिकुलस होता है ये, अब बात तो वही है लेकिन यहाँ पे ओ नहीं लगा। जुडिशियस में ICIOUS लगता है। ग्रामोफोन, अब ग्रामोफोन में देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओ लगता है, यहाँ पर ओ नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर नहीं है, तो कहीं पे ओ नहीं है, कहीं पे OUR लगना था, यहाँ नहीं लगा। कहीं पर आप देख रहे हैं एस लगना चाहिए था, कहीं आप देख रहे हैं कि AI आना चाहिए था। तो ये बात है वर्ड स्टडी की। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, और वो हमको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से। एक्सरसाइज नंबर 2, लुक अप अ डिक्शनरी, डिक्शनरी खोलिए एंड राइट 2 मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको दो मीनिंग लिखनी है इन वर्ड्स की। द वन इन विच इट इज़ यूज, एक यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इन द लेसन, एंड द अदर विच इज़ मोर कॉमन, और जो बाकी जो है बहुत कॉमन है। अब वर्ड दिया है फुट, जनरल, राइट, कंप्लीट, कंडक्ट, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका मीनिंग लिखना है। यहां दिया है फुट, अब देखिए पेस, दूसरा वर्ड है, दूसरा मीनिंग निकलता है द लोअर पार्ट ऑफ द लेग मेजर ऑफ 12 इंचेस जनरल। तो अगर आप देखें इन दोनों का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग, तो एक आता है पेस, लाइक एक आप सुना होगा ना, एक ऐसी गति, ऐसे आप जब पिच में जाते हैं तो आपने सुना होगा क्रिकेट खेलते समय कि भाई पेस में रहो, पेस में बॉल फेंको, अच्छे से फेंको, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। तो लाइक पेस बात आ रही है, द लोअर पार्ट ऑफ द लेग, अब जो नीचे का जो हिस्सा होता है लेग का, उसकी बात हो रही है। अब जनरल, अब जनरल का मीनिंग तो एक जैसा ही होता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है दोनों का मीनिंग। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, यूजुअल, एज यूजुअल, जैसे कि मैं काम किया करता था, यूजुअल आ गया। ऑर्डिनरी, सामान्य तौर पे ऑर्डिनरी काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां दिया है राइट, राइट का एक मीनिंग होता है अथॉरिटी और एक होता है ट्रुथ। कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग होता है एंटायर, यानी पूरा, फिनिश्ड, पूरा कंप्लीट हो जाना, फिनिश हो जाना। कंडक्ट यानी बिहेवियर, सोशल कंडक्ट, सोशल बिहेवियर। मोड ऑफ एक्शन, मोड करना, मोड ऑफ एक्शन से आप क्या समझते हैं, कार्य करने का सही तरीका। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का बनाना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, सभी सेंटेंसेस को आप अच्छे से पढ़िए। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को व्यवस्थित करना। इन द अबव सेंटेंस, एडजस्टमेंट विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एडजस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बोला एडजस्ट, ओके, अब मैंने इस पे जोड़ दिया मेंट, ये क्या बन गया, ये बन गया नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम देख ना सके। अब वैसे यहां पर कुछ वर्ब्स दिए रहेंगे आपको आगे, तो यहां यही बताया है कि एडजस्ट से कितने सारे वर्ड बन जाते हैं। एडजस्टेड हो गया, ईडी जोड़ने से ये बन जाएगा, एडजस्टिंग हो जाएगा, एडजस्टेबल हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो वही काम हमें आगे करना है। अब हम बताते हैं कैसे करेंगे। अब यहां पर दिए हैं
बहुत सारे वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब हमको क्रिया को अलग अलग शब्दों में, वर्ड्स में चेंज करना है। इसे परमिट हो गया, परमिशन भी हो सकता है उसका, रिडिकुलस हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट का, इंटरफेरेंस हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा, रहने की जगह एकोमोडेशन, जजमेंट हो सकता है, सपोज्ड हो जाएगा, बिहेव, क्रिटिसाइज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आखिरी में कुछ जोड़ के सेंटेंस को वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव अलग अलग फॉर्म में ला रहे हैं। अब जैसे परमिट है, तो मैं अगर यहाँ पे आईएनजी जोड़ दूंगा तो परमिटिंग हो जाएगा, ईडी जोड़ दूंगा तो परमिटेड हो जाएगा, परमिशन बोलूंगा तो अब ION जोड़ूंगा तो परमिशन हो जाएगा। तो एक ही वर्ड है और उसी वर्ड में कुछ कुछ जोड़ने से, अलग अलग ING, ED ये सब जोड़ने से क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है, उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे रिडिकूल होगा, रिडिकूल्स हो जाएगा, रिडिकूलिंग हो जाएगा, रिडिकूल्ड हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो क्या होगा, पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो सकता है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट नहीं, यहाँ पर चेंज हो सकता है, पास्ट में, फ्यूचर में चेंज हो सकता है। अलग अलग फॉर्म में आपका वर्ड जो वो चेंज हो सकता है। रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, इंटरफेयर का इंटरफेयर्स हो जाएगा, फेयरिंग हो जाएगा, इंटरफर्ड हो जाएगा, एकोमोडेट का एकोमोडेट्स हो जाएगा, एकोमोडेटिंग हो जाएगा, एकोमोडेटेड हो जाएगा, क्रिटिसाइज का क्रिटिसाइजेस हो जाएगा, क्रिटिसाइजिंग हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा। अब जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि जैसे ये वर्ड चेंज हुआ तो वर्ड चेंज होकर क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, कहीं पे इंटरफर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहेव है तो बिहेव्स हो सकता है, बिहेविंग हो सकता है, बिहेव्ड, बिहेवियर हो सकता है, सपोज का सपोजेस हो सकता है, सपोजिंग हो सकता है, सपोजली हो सकता है, जज का जजमेंट हो सकता है, जज्ड हो सकता है, जजिंग हो सकता है, जजेस हो सकता है। तो एक ही वर्ब में अगर हम कुछ जोड़ते हैं, सफिक्स या कुछ भी ऐसे सेंटेंस या स्मॉल वर्ड्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग में। अब देखिए, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पे ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड का ये इनकम्प्लीट वर्ड है, हमें इस वर्ड को कंप्लीट करना है और यहां पर इसका मीनिंग दिया है। एक मैं आपको बताता हूं, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, आजाद होने की जो कंडीशन को क्या कहेंगे, लिबर्टी, लिबर्टी कहेंगे। तो यहां पर मैंने आंसर्स आपके रखे हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक मैंने आपको बताया, अब दूसरे पे आते हैं। गो डाउन अंडर द सरफेस, सरफेस के नीचे जाना, तो अर्ज लिखा था नीचे जाना, यानी सब मर्ज हो जाएगा। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो बॉन है तो यहाँ पे ट्रॉम आ जाएगा, ट्रॉम, जो कि हमने बुक में ऑलरेडी पढ़ा था कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बीइंग रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, तो NCE दिया है तो यहाँ आएगा इंसोल आएगा। ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है, जो ऑफिसर इंसोलेंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। पर्सन लिविंग नियर अनदर, अब जैसे नहीं, बोर हो जाएगा, अब बोर है, बोर दिया है, आप नए जोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं यदि आपने वर्ड्स पढ़े हैं चैप्टर में तो आप इजीली इनको कंप्लीट कर पाओगे। Fill in the blank with suitable words given below. Balance, mistake, peace, curse, purpose. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, कुछ वर्ड्स आपको यहां पर दिए हैं ब्रैकेट में, उनको यहां पर आपको फिल करना है। चिल्ड्रन मेक, चिल्ड्रन मेक, फिल इन द ब्लैंक वाइल लर्निंग। अब जब सीखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पर्पस तो आएगा नहीं, कर्स तो होगा नहीं, शाप तो देंगे नहीं, पीस तो होगा नहीं, मिस्टेक संभावना है, वायलेंस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब लर्न करते तो क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हो नहीं सकता। मिस्टेक, हाँ गलतियां जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है अपने समझ के द्वारा। तो चिल्ड्रन मेक मिस्टेक वाइल लर्निंग। अब दिया इंपीरियलिज्म इज अ डेंजर फॉर वर्ल्ड पीस।
अब देखिए, वर्ल्ड की आज़ादी के लिए, वर्ल्ड की पीस के लिए, शांति के लिए ये जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इंपीरियलिज्म सही नहीं है। अब इंपीरियलिज्म का मतलब यही होता है कि एक राष्ट्र अपने जो डिस्टेंस है, अपनी राज्य की जो जगह है उसको बढ़ाता जाता है कब्जा कर करके। एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज अ कर्स फॉर अस, वो क्या हमारे लिए शाप है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हमें क्या करना है, उसका उद्देश्य बताना है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, गांधी जी किसके खिलाफ थे, वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो यहाँ वायलेंस आएगा। तो आप अब समझ रहे हैं कि कैसे हमको कैसे वर्ड्स को छाट के डालना है। मैंने वहाँ पे आपको आंसर्स बता दिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय क्या ये वर्ड यहाँ एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज़ देखनी है। रीड द लेसन केयरफुली, अच्छे से पढ़िए, एंड फाइंड आउट द सेंटेंस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज, जिनमें से जो फॉलोइंग फ्रेजेस है उनको यूज किया गया है। देन यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और उनको अपने सेंटेंस में खुद यूज करिए। गेट इन, हैंग ऑन, सेटल डाउन, स्टेप आउट, रिमाइंड ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, ये सब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब गेट इन, तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, वी शुड नेवर ट्राई टू गेट इन अदर्स वे, मतलब किसी की और जाना, घुसना। गेट इन से समझ में आ रहा है, घुसना। तो आप उसको कैसे यूज करोगे, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी की दूसरे के रास्ते में नहीं जाना चाहिए, अपना रास्ता पकड़ो। हैंग ऑन, हैंग ऑन लटक जाना, तो आई एम हैंगिंग ऑन माई फादर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप ये कहो कि यहाँ पे हैंग ऑन दिया है तो सर ने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ आपको वर्ब दिया है, वर्ड दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था ना अटैक, तो अटैकिंग भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया सेटल डाउन, तो यहाँ पर हमने क्या करा, दे हैव सेटल्ड डाउन इन मुंबई, हो चुके हैं, है ना। स्टेप आउट, शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस फर्स्ट टाइम, पहली बार वो घर से निकलती है, तो कदमों को बाहर रखना, बाहर जाना, निकलना। रिमाइंड ऑफ, अब द लोनलीनेस ऑफ माई लाइफ ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ हर एब्सेंस, जो उसका एब्सेंस है, जो उसका ना रहना है, वो क्या करता है, मुझे याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है। अकेलापन जो है अपनी मेरी जिंदगी का, ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ हर एब्सेंस, उसकी याद को दिलाता है। तो रिमाइंड यानी उसको याद दिलाना, उसकी जो अकेला रह रहा हूं तो मेरा जो एब्सेंस है, लाइक उसका जो ना होना था वो मेरे को याद हो रहा है, याद आ रहा है। कॉन्शियस ऑफ, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटीज, मैं चैतन्य हूं, मैं जागरूक हूं अपनी ड्यूटीज को लेकर। तो ऐसे ही करते हुए आप बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, लाइक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सब की मीनिंग्स जो है, लाइक मीनिंग के साथ साथ इनके जो यूज़ हैं इन वर्ड्स का, आप वर्ड्स यूज़ करके इन फ्रेजेस का, जो फ्रेज है उनका यूज़ करके आप मेरे को बताइए। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आधे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आपको यही बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अब फ्रेजेस, अब जैसे कि हमने ये कर लिया, अब यहाँ पर फ्रेजेस से आप ये समझने का प्रयास करें कि जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे कोई जैसे वर्ड आ गया जैसे हैंग ऑन, तो हैंग ऑन से अब क्या हो, लटक जाना, लेकिन ये प्रॉपरली कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट नहीं, ये आधा ही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, हमें क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को पढ़ना है। चलिए, इफ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेलवेलियन टू डू इट, आई कुड प्लीज माई सेल्फ, but if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must interfere with their liberty to sleep in quiet. अब इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं ये कि जो भी व्यक्ति है, पर्टिकुलर व्यक्ति को कहते हुए कि क्या होता है कि इससे बेटर तो आप कहीं और चले जाओ, लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो आप, आपके पास एक ट्रॉम्बोन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाओगे और रात के समय लोगों को क्या होगा, लोगों को डिस्टर्ब होगा। बेसिक सार ये है इसका। अब देखिए बी पे आते हैं। इफ आई हैड आस्क्ड हिम टू डू गुड इनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन, आई डेयर टू से ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ रूड फेलो। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है
कि मैं एक तरह से रूड फेलो बन जाऊंगा अगर मैं किसी को टोकता हूं कि भाई ऐसा मत करो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन सेंटेंसेस में हमको मीनिंग पर ध्यान नहीं देना, अभी यहाँ पर हमको ध्यान देना है किस पे। देखिए इफ आ रहा है, इफ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है कि मार्क द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इफ क्लॉज। अब ये इफ क्लॉज क्या होता है? इन द सेंटेंसेस अबव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेसिकली यहां पर इस तरह समझिए, ये इफ है, ओके, और यहां पर दिया है एक कंडीशन, और फिर आपको वापस से क्या जोड़ना है? मेन क्लॉज जोड़ना है। ओके, यहां पर क्लॉज आएगा, सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, अब यहां पे आएगा वर्ब। तो बात यहां पर यह है कि इस क्वेश्चन के द्वारा आपको यह समझना है कि कौन सी कंडीशन है। अब देखिए, इफ सौर्ण्या लेबर्ड हार्ड, अगर वो बहुत मेहनत करती, मतलब अच्छी मेहनत करेगी, सौम्या लेबर्ड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर वो करती तो एक कंडीशन है उसकी, हार्ड वर्क करने की कंडीशन की बात हो रही है। तो अब यहां पर कौन सा क्लॉज आएगा? तो अब देखिए क्लॉज होता क्या है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि इन द सेंटेंस अब यहां पे आपको क्लॉज ऐड करना है। तो क्लॉज से क्या समझते हैं? अगर मैंने बोला आपसे कॉन्शियस ऑफ, और भी कोई अगर वर्ड बोलता हूं मैं इस तरह का, वो तो फ्रेज हो जाएगा। लेकिन क्लॉज होता क्या है? क्लॉज एक्चुअली अगर हम ध्यान दें तो क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहीं ना कहीं यहां पे सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन यहां पर एक बात आपको समझने वाली है, वो ये है कि क्लॉज का सेंस होता है, कुछ अर्थ निकलता है। अगर मैं बोलता हूं डोंट टॉक, बात मत करो, तो यहां यूं नहीं बोला मैंने। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हिडन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लॉज में सब्जेक्ट होना ही चाहिए, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन क्लॉज का मीनिंग निकलता है, उसका अर्थ होता है, लेकिन फ्रेज में कोई एक्चुअल मीनिंग निकल के नहीं आता। तो यहां पर हमको ऐसा क्लॉज लेना है जिसका मीनिंग निकलेगा। तो अब देखिए, इसका आंसर है कुड पास। अब आप सोचोगे कि इफ सौर्ण्या लेबर्ड हार्ड शी कुड पास हो जाएगी। तो यहां पर कुड क्यों आ रहा है? अब देखिए, यहां पर देखिए ये किसका सेंटेंस है? लेबर्ड हार्ड। तो यहां पर आ रहा है सिंपल पास्ट, और यहां पर हमने क्या करा? ऐड करा किसको? कुड वुड शैल एक्सेट्रा। अब देखिए रूल यहां पर लग रहा है क्लॉज का, इफ प्लस कंडीशन है, यहां पर सिंपल पास्ट और में कंडीशन दी है इतनी। देखिए तो इफ कंडीशन वाला क्वेश्चन नहीं, तो यहां पर सिंपल पास्ट है। तो रूल ये कहता है कि हमको यहां पर ऐड करना है किसको? कुड वुड शैल, कुछ को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्ब जो होगी उसका फर्स्ट फॉर्म यहां रहेगा। तो आप देख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या बन गया? एक क्लॉज हो गया, और ये मेन क्लॉज बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया इफ वर अ बर्ड। अब यहां पर क्या है? ये भी कंडीशन हो गया, इफ प्लस कंडीशन, ओके। अब क्या होगा? अब यहां पर क्या ऐड होगा? इफ आई वर अ बर्ड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना, सिंपल पास्ट लग रहा है, तो यहां पर कोड वर्ड में ये आ सकता है। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर आएगा आई वुड फ्लाई। तो इफ आई वर अ बर्ड, अब वर है तो हमने वुड लिया, आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब मैंने फ्लाइंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रूल क्या कहता है कि इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस कुड वुड शैल एक्सेट्रा और V1 लगेगा। समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वुड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे रूल है कि आप यहां पर कुड वुड शैल में से कुछ भी यूज कर सकते हो, और सिंपल पास्ट है तो यहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये रूल है जो आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी हमें। चलिए अब अगले वर्ड में आते हैं। इफ मनीष हैड इन्फॉर्म्ड। अब यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। मी इन टाइम आई। अब यहां पर क्या आएगा? अब आप सोचोगे कि अभी तक तो सिंपल पास्ट था, अब पास्ट परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ रहा है यहां पर। तो इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले आएगा वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ।
तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने वुड ऐड किया, हैव तो ऐड होगा ही, और प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया सेव का। तो यहाँ पर आ गया क्या, इफ, यहाँ पे मनीष क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, हैड तो जुड़ा हुआ है, प्लस V3 का फॉर्म आ गया, प्लस यहाँ पे वापस सब्जेक्ट आया, वुड यूज किया मैंने, और यहाँ पर क्या करा, वुड के साथ हैव आ गया, और यहाँ पर V3 यूज किया, सेव्ड। समझ में आया आपको कि यहाँ हो क्या रहा है? सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करिए, कंफ्यूज मत होइए कि ये सेंटेंस है, अब हम क्या करेंगे। हमें बस नॉर्मल सी चीज को याद रखना, वो है हमारा फॉर्मूला, या आप उसको रूल मान लीजिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये एस क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हैड यहाँ पर ऑलरेडी यूज था, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ही और कोई सेंटेंस आता है जहां पे हैड और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको बेहिचक होकर वुड, कोड, माइट में से कुछ भी यूज करके यहां पर थर्ड फॉर्म करके आप ये फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब यहां पर देखिए, इफ इट रेन्स टुडे, अब यहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है, इफ इट रेन्स टुडे। अगर अब ये भी कंडीशन है, इफ वाला, इफ क्लॉज में, द फार्मर्स, अगर रेन हो जाती तो फार्मर क्या करेंगे? तो यहां पर रूल आपको बताता हूं। अब देखिए, द फार्मर विल डू देयर वर्क इन द फील्ड, तो वे क्या करेंगे, विल डू देयर वर्क इन द फील्ड। अब ये कैसे हुआ, यहां तो रेन्स टुडे था और यहां पे विल आ गया, ये है हमारा अगला क्लॉज, ठीक है। अब हमने क्लॉज कैसे ऐड किया, क्या रूल लगाया, वो देखते हैं। रूल है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट आ गया। अब यहां पर क्या करा, फिर प्लस यूज किया सिंपल फ्यूचर, तो ये हमारा सेंटेंस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर आया। अब देखिए कैसे हमने उसको और डीप में समझने का प्रयास करा है। अब इफ आया, अब इफ के बाद यहां पर हमने क्या करा, एस ऐड हुआ, प्लस V1 आया, ठीक है, फिर हमने वापस एस लिया, एस यानी सब्जेक्ट आया, विल शैल, अब विल शैल में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने विल यूज किया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द इंडियन क्रिकेटर हैड शोन ग्रेटर एप्लीकेशन, अब देखिए हैड शोन आ गया, V3 आ गया, हैड लगा है, तो अब यहां पर क्या होगा, हैव, अब यहां पर क्या आएगा। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि यहां पे कौन सा रूल लगेगा, यहां पे लगेगा ये वाला रूल। यहां पे हमने क्या करा, इफ आया, सब्जेक्ट है ही, हैड यहां पे लगा हुआ है, V3, ओके, और फिर वापस से क्या होगा, एस प्लस वुड। अब इंडिया वुड, तो इंडिया सब्जेक्ट हो गया और वुड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वुड ऐड हो जाएगा। तो वुड, कुड, माइट में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, और क्या करेंगे हम, प्लस हैव यूज करेंगे, और V3 का फॉर्म अब विन का वॉन होता है, ओके। तो आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम रूल के हिसाब से, एक रूल है उसके हिसाब से क्लॉज को रख रहे हैं, ये ही है हमारी ग्रामर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ निखत रेड इट केयरफुली शी, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आया कुड अंडरस्टैंड, तो ये सिंपल सी बात है। यहां पे रूल कौन सा लगा, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस कुड, वुड, शैल, एक्सेट्रा प्लस V1। अब V1 है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग तो आया नहीं कुछ, तो सिंपल है, अंडरस्टैंड है। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या सीखा, हमने सीखा कि क्लॉज के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब आपको रूल्स पता हैं, कोई भी रूल सब आपके हाथ, आपके सामने अब सब अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हमारा पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कवर कर ली है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे यहाँ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ प्रोवाइडेड है, ओके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।